हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। इस क्लास में आज आप साबुन तथा अपमार्जक के बीच में डिफरेंस जानेंगे। साबुन क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार बनेगी, इसका सूत्र किस प्रकार लिखेंगे, साबुन किस प्रकार बनाएंगे, इन सभी बातों की जानकारी आज की इस क्लास में मिलने वाली है। और उसके बाद आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी बात भी हम करेंगे। मतलब कि आज आप साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में जानेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम में आता है कि साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया क्या होती है, समझाइए, जिसे हम लोग मिसेल अवधारणा भी कहते हैं। उसके बाद साबुन के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि जैसे मृदु साबुन और कठोर साबुन क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे साबुन की कुछ कमियों के बारे में, और साबुन एक अच्छे साबुन के गुण क्या होते हैं ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे साबुन की तुलना में अपमार्जक क्यों अधिक अच्छा होता है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि साबुन की तुलना में अपमार्जक को क्यों अधिक वरीयता दी जाती है। इसका मतलब साबुन की तुलना में अपमार्जक को क्यों अधिक उपयोग किया जाता है। इन सभी बातों की जानकारी आज की इस क्लास में आपको मिलने वाली है। इसलिए अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। और उसके बाद अब बात करते हैं कि साबुन क्या होता है और किस प्रकार आप अपने एग्ज़ाम में इसको लिखेंगे। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं, लिखा हुआ है उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये उच्च अणुभार वर्ड क्यों यूज़ किया गया, यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक वर्ड क्यों यूज़ किया गया, और साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम लवण वर्ड क्यों यूज़ किया गया। इन सभी वर्डों का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए तो आपको ये पूरी परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपने कभी जाना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वो होगा जिसमें कि COOH समूह जुड़ा होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर CH3 लगा दें तो ये हो जाता है हमारा एसिटिक एसिड। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, इस वाली चेन को बहुत बड़ा कर दें, इसको हम लोग ऐसे बढ़ाते बढ़ाते चले जाएं और बढ़ाते बढ़ाते ऐसे इस प्रकार चले जाएं और उसके प्रकार हम लोग 17 बार C लिख दें। कितनी बार C लिख दें? 17 बार C लिख दें। और जो H होगा वो आपको पता है कि अगर 17 बार C लिखेंगे तो H जो होगा वो 35 बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अणुभार तो कम था लेकिन इसका अणुभार ना बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया कि उच्च अणुभार वाले। अब बात करें कि यहाँ पर ये मोनोकार्बोक्सिलिक वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक और कार्बोक्सिलिक का मतलब COOH समूह का जुड़ जाना, इसीलिए यूज किया गया है कि मोनोकार्बोक्सिलिक। समझ गए हैं आप बात को। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को। मतलब कि आपको कोई एक ऐसा अम्ल लेना है जिसका अणुभार बहुत ज़्यादा हो। तो एक अम्ल होता है जिसका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है, मैं उसका नाम बता देता हूँ, C17H35COOH। इस अम्ल का नाम जो है मैं बताता हूँ, इस अम्ल का नाम है स्टेरिक अम्ल। मतलब ये स्टेरिक एसिड होता है और इसमें हम लोग, ये एसिड है, लवण नहीं है। और आपको पता है कि किसी एसिड की अगर क्रिया किसी क्षार से करवा दी जाए तो उस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं और उसके पश्चात लवण और जल बनता है। इसका मतलब अगर हम लोग इसकी क्रिया किसी क्षार से करवा दें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Na आ जाएगा। क्यों? क्लियर बात है ना। मतलब अगर सोडियम लगा दिया जाए तो सोडियम, और ये क्या हो गया है, ये हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल था और उस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अब लवण बन गया है। तो ये बन गया है हमारा साबुन का फॉर्मूला C17H35COONA। समझ गए बात को, C17H35COONA। लेकिन अब ये एसिड वर्ड नहीं होगा, ये स्टेरेट आयन हो जाएगा जिसे हम लोग सोडियम स्टेरेट कहेंगे। समझ रहे बात को, यहाँ से यहाँ तक स्टेरेट हो गया और ये सोडियम हो गया, मतलब ये सोडियम स्टेरेट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे H होता तो इसे स्टेरिक एसिड कहते हैं। इससे अपनी कॉपी पे आप लिख लीजिएगा कि स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। इसी तरीके से C15H, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, C15H31 COOH हो जाए तो इस एसिड को हम लोग पामिटिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं?
पामिटिक एसिड कहते हैं। ये सब बातें जो आपको हम बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगर C17, बहुत ध्यान से देखिएगा, H33COOH हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए, C17H33COOH हो जाए तो इसे हम लोग ओलेइक एसिड कहेंगे। तो इन तीनों अम्लों को आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद अब जिसमें से ये पीछे H, इसमें भी है H, इसमें भी है और इसमें भी, H को हटाकर अगर हम लोग सोडियम लगा दें मतलब Na लगा दें या फिर पोटेशियम लगा दें मतलब K लगा दें तो ये लवण बन जाएंगे, जिसमें ये ओलेट जो है लवण बन जाएगा, जिसे हम लोग ओलेट जो है क्या बोलेंगे, मान लीजिए आपने Na लगा दिया तो सोडियम ओलेट बोलेंगे। उसके बाद ये पामिटिक है तो सोडियम पामिटेट बन जाएगा। इसी प्रकार ये सोडियम स्टेरेट बन जाएगा, जिसका नाम मैंने वहाँ पर ऊपर लिख भी रखा है। एक रिएक्शन मैंने आपको बताई है। तो क्लियर हो गई होगी इतनी बात कि ये एसिड क्या होते हैं और इनसे लवण किस प्रकार बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें कि जब तेल या वसा की क्रिया NaOH या KOH से करवाते हैं तो फिर साबुन का निर्माण होता है। क्या कहा गया कि सोडियम और जो पोटेशियम की क्रिया हमको तेल या वसा से करवाना है तभी साबुन का निर्माण होगा। तो देखिए ये हमने यहाँ पर लिखा है स्टेरेट, ये क्या है, एक प्रकार की वसा है। और इस वसा का सूत्र किस प्रकार लिखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम इस सूत्र को ही आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CH2, फिर ये CH लिखा हुआ है, ये CH3। देखिए ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये C है और C के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड लग चुका है, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड के साथ ये वाला O जुड़ेगा और O डबल के साथ जुड़ता है इसलिए वो आगे जुड़ जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि एक C हो गया, सिंगल बॉन्ड इधर है, इधर हमने O जोड़ रखा है, इधर H जोड़ रखा है, इधर भी H जोड़ रखा है और नीचे से ये वाला कार्बन जोड़ रखा है। इधर से O है और उसके बाद C, फिर उसके बाद देख रहे हैं आप C हो गया, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ेगा ऐसे और उसके बाद C17H35 ऐसे जुड़ेगा। मैंने ये ऊपर वाले की चेन बनाकर आपको दिखा दी है, लेकिन ये सब आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना होता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डीप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेरेट जो है एक वसा का फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा है CH2OCO C17H35। सेम चीज़ जो है नीचे भी लिखनी है, यहाँ भी और यहाँ भी जो है सेम चीज़ लिखनी है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे ना तो यहाँ पर 2 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस कार्बन के पास एक और ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा, और जब ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो चौथा बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपको जितना ये दिख रहा है ये स्टेरेट मतलब एक प्रकार की वसा है। अब इस वसा की क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं मतलब कि NaOH से करवा दें। जैसे ही NaOH से क्रिया होती है ये यहाँ से टूटने लगता है, यहाँ से ये ब्रेक होता है और ये ब्रेक होने के बाद बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा, C17H35, C17H35, C17H35 कितनी बार, 3 बार। तो मैंने देखिए 3 बार C17H35 लिख दिया। उसके बाद ये वाला C, फिर O और O, तो देखिए यहाँ पर COO, यहाँ पर भी COO और यहाँ पर भी COO। उसके बाद अब यहाँ से हम लोगों को मिलते हैं सोडियम। कितने सोडियम मिलेंगे, 3। मतलब ये जो तीनों सोडियम होते हैं ये, अब देखिए क्लास के लास्ट में मैं इसकी जो रिएक्शन है उसे बहुत अच्छे से ओपन करके बता दूंगा, क्योंकि अभी मैंने अगर बोर्ड को साफ किया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अब क्या हुआ, Na है ना यहाँ पे जुड़ जाता है। देखिए C17H35 COO Na जुड़ गया, इसके साथ भी Na जुड़ गया, इसके साथ भी Na जुड़ गया, मतलब 3 बार जुड़ा। तो ये बन गया C17H35 COO Na और मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया। लेकिन जब ये यहाँ से ब्रेक हो रहा था तो ये अपने पास प्लस चार्ज लेके आ रहा था। तो ये जब प्लस चार्ज लेके आ रहा था और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जो है वो OH माइनस होता है और Na+1 होता है, तो Na वाला तो इसके साथ जुड़ के अपना काम बनाकर किनारे हो गया। अब OH बचा है, कितनी बार OH जुड़ा हुआ है, 3 बार। तो एक बार यहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो CH2OH CHOH CH2OH, और ये फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल का, जिसका आप लोग यूज करते हैं। ग्लिसरीन जो होती है फेस में लगाने के लिए या फिर बहुत सारे जो हमारे क्या बोलते हैं लोशंस वगैरह होते हैं उनमें डाली जाती है। हमारे लुब्रिकेंट्स होते हैं जिन्हें हिंदी में स्नेहक कहते हैं, उनमें ये सब यूज होता है उसका, जिसका हम लोग जो है बोलते हैं जिसको ग्लिसरॉल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि ये जो हमने बना दिया है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन कर दी है, यहाँ पे इसका नाम है ग्लिसरॉल,
और ये बनता है साबुन। और मैंने आपको बताया कि ये स्टेरिक अम्ल से मिलकर बनता है, इसीलिए इसका नाम सोडियम स्टेरेट हो गया है और जिसे हम लोग साबुन कहते हैं। तो उम्मीद है रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। 2-3 बार आप इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब तेल या वसा की क्रिया NaOH या KOH से कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। लेकिन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि साबुनीकरण क्या है, मतलब व्हाट इज सैपोनिफिकेशन। देखिए मैंने बोर्ड को साफ कर दिया, अब मैं इसको अच्छे से लिखकर फिर से बता दूंगा अभी। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साबुनीकरण क्या है। देखिए साबुन आप याद कर लीजिए कि कैसे बनता है, क्या होता है ना, सब कुछ, और लास्ट में लिख दीजिए साबुन बनने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। खत्म। समझ गया ना मेरी बात को, कि साबुन याद कर लीजिए और उस क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। मतलब साबुन बनने की यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। कितना तो सिंपल है, मतलब सोप याद हुआ और सैपोनिफिकेशन अपने आप याद हो गया, साबुनीकरण अपने आप याद हो गया। देखिए अब इसके बाद हम बात करें कि ये साबुन के जो अणु की संरचना होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी मैंने बना रखी है, ये आखिर है क्या। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए मैंने इसको तोड़ तोड़ के बनाया है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था C17H35 और उसके बाद COONA, ये मैंने किसका सूत्र बताया था, साबुन का सूत्र बताया था। इसी को ओपन स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाई गई है। देखिए जहाँ जहाँ पे ये मुड़ा हुआ है वहाँ वहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा ये, चौथा ये, 5, 6 और ये 7 हो गया, फिर 8 हो गया, 9, 10, यहाँ पे 11, ये 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 कार्बन ये हो गए। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें 35 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। 3 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, जोड़ के आप देख लीजिएगा 35 अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ये COOA, ये क्या लिखा, COO, और देखिए यहाँ पे C, फिर O, फिर O, और लास्ट में क्या जुड़ गया है, Na जुड़ गया है। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है, इतना ये वाला जो पार्ट होता है, ये मैंने उधर बना रखा है ब्लैक पेन से, और इस वाले को मैंने रेड से बना रखा है। देखिए C लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे बनाया था। लेकिन ये कितने होने चाहिए, कार्बन की संख्या यहाँ पर 17 बनाइएगा। बुक में ऐसे ही लिखा होता है, कहीं 18, 20, 25 कुछ भी बना देते हैं, लेकिन आपको गिनकर ही बनाना है कि ये 17 बार मुड़ा होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इस तरीके से ही आपको बनाना है कि जहाँ जहाँ पे मुड़ा है वहाँ वहाँ पे कार्बन होगा। अब उसके बाद हम बात करें कि जो ये हम आपको बनाकर ऐसे ऐसे दिखा दिए हैं, अब मैंने गिनकर नहीं बनाया वरना फालतू का टाइम जाएगा। तो ये इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि इस तरह की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। इसका जो ये वाला हिस्सा होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को हम लोग जल स्नेही कहते हैं। क्या कहते हैं, जल स्नेही कहते हैं। और इसको जो ये वाला हिस्सा होता है, इस ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसको हम लोग जल विरोधी कहते हैं। और जो चीज़ जल का विरोध करेगी वो वसा का जो है, वसा की जो है स्नेही होगी, मतलब वसा स्नेही होगी। अब होता क्या है, और ये क्या होगी, ये जल स्नेही है तो ये वसा विरोधी होगी। अब मिसेल की बात करते हैं, ठीक है, वसा विरोधी। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये मैंने जो इधर बना दिया है ये क्या है, और जो उधर मैंने ब्लैक पेन से बनाया है वो क्या है। क्लियर है इतनी बात कि ये मैंने क्या बनाया है। और अगर आपको समझ में आ गया है ना तो मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद ये ना जल स्नेही और जल विरोधी की बात करें तो ये इसका पुच्छ वाला सिरा होता है, जिसको हम लोग पुच्छ सिरा भी कहते हैं, और वो शीर्ष सिरा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। मान लीजिए कि अभी मैं आ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ खाने पीने गया था और मेरे इस शर्ट पर या फिर यहाँ पर मेरी स्कूटी पर दाग जो है बन चुका है। किसका दाग है, तेल का दाग है, वसा का दाग है, या किसी प्रकार का एक दाग बन चुका है, और इसको आप अब साफ़ करने जाएं तो मिसेल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया क्या होती है, जिसे मिसेल कहते हैं। तो देखिए इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप लिख सकते हैं। अब हम बताते हैं कि साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया क्या होती है। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, हम आपको डायग्राम बनाकर पूरा अभी बताने वाले हैं। तो साबुन की जो स्वच्छीकारक क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है, क्या होता है। मान लीजिए कि आपका कोई एक जो है ये कपड़ा है
और ये कपड़ा आपका पूरी तरीके से गंदा हो चुका है। यहाँ पे आपका एक तेल का निशान जो है वो दाग आपका पड़ चुका है। तो ये आपका जो गोल वाला हिस्सा मैंने बनाया है ये क्या है, आपका तेल का निशान है। कपड़ा मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, मान लीजिए पूरा बोर्ड मेरा कपड़ा ही है। ये जो है वो तेल की एक बूंद हो गई। अब इस तेल की बूंद जो कपड़े में लगी है, इसको आप ना किसी कपड़े या फिर किसी बाल्टी में, ऐसी बाल्टी में डालते हैं जिसमें सर्फ या फिर आपने साबुन पहले से डाल रखा है। उसके बाद अब जब ये पानी में घुलेगा तो मैंने बताया कि ये जल विरोधी होता है और वो जल स्नेही होता है। लेकिन जो जल विरोधी होता है वो वसा स्नेही होता है। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना वो जो है किसकी तरफ भागेगा, वसा या तेल की तरफ भागेगा, और वो वाला हिस्सा जो है वो पानी की तरफ भागेगा, क्योंकि वो पानी से प्रेम करता है और ये वसा से प्रेम करता है। क्लियर बात? मतलब वो वसा स्नेही है, कौन, ये वाला हिस्सा, और वो वाला हिस्सा वसा विरोधी है, वो वसा से दूर जाएगा, वो पानी का प्रेमी है, मतलब वो पानी का स्नेही है। क्लियर इतनी बात? अब होता क्या है, आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर ऐसे बनानी है जैसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। ऐसे किया और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया Na। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद फिर ऐसे बनानी है। अब देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये हो गया Na। ये हो क्या रहा है, इसका जो ये पीछे वाला हिस्सा है ना ये तेल की तरफ जुड़ रहा है, और ये किसकी तरफ जुड़ रहा है, ये भी तेल की तरफ, और ये वाला जो Na+ आयन बनता है यहाँ से, देखिए मैंने ओपन करके बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, ये सब कुछ लास्ट में Na मैंने रखा है। इसी प्रकार इसको एक बार और ऐसे हम बना दें। ये देखिए आप क्या बना रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट्स है, और उसके बाद देखिए ये सब आपको बुक में मिलेगा, लेकिन फिर वहाँ समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे समझ नहीं पाते ये सब क्या है, वाइब्रेशन हो रहा है क्या। अब देखिए इतनी बात क्लियर है कि ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं आपका मिसेल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। उसके बाद इस प्रकार आपको ऐसे बनाना है, और आप गिनकर बना सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात जो है ज़रूरी नहीं है कि आप इसको गिनकर बनाएं कि ये 17 बार मुड़ा हो। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने ऐसे बना दिया है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा है जो गोल गोल मैंने बनाया है, ये क्या है, ये आपके सोडियम आयन है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतने ही बनाएं, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं। ये सोडियम आयन है, और ये क्या है, ये आपकी तेल की बूंद है। ये क्या बना दिया हमने, तेल की बूंद। अब होता ये है कि मान लीजिए आपका कपड़ा ना गंदा हो गया, और गंदा जब हो जाता है तो ये जो तेल, ये जो साबुन है ना जो उसमें घुल गया है, तो ये पूरा आपका साबुन ही है। ये एक जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, साबुन का एक अणु मैंने बना दिया है। अब तेल की बूंद जो आपकी होती है वो आपके कपड़े को गंदा करके उसने रखा है। जैसे ही आप साबुन उस पर डालते हैं तो ये वाला हिस्सा तेल की बूंद की तरफ जाता है, और ये वाला हिस्सा किसकी तरफ जाता है, ये वाला हिस्सा जाता है पानी में। ये पानी में घुलता है, और वो वाला हिस्सा जो है आपका तेल की तरफ जाता है। देखिए ये टूट भी जाता है, ये वाला हिस्सा ब्रेक होगा, वो तेल की तरफ, ये पानी की तरफ। अब आपने उसको रगड़ने की जो है कोशिश की। जैसे ही आप उसको रगड़ना शुरू करते हैं तो ये वाली क्रिया ना बहुत तेज़ से होने लगती है, और जब ये क्रिया बहुत तेज़ से होने लगती है तब आपका कपड़ा साफ़ होने लगता है। और जब आप पानी को जो है पानी में डालकर अपने कपड़े को निकालते हैं तो ये जो ये वाला हिस्सा है ना ये पूरा जो है मैल को बाहर कर देता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ये मिसेल अवधारणा क्या है, जो है कपड़े को स्वच्छकारक करने की जो क्रिया है, मतलब कपड़े को स्वच्छ करने की जो क्रिया है उसे ही हम लोग कहेंगे मिसेल अवधारणा। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ये डायग्राम किस प्रकार आपको बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है कि साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया क्या होती है। इसे हम लोग कहते हैं मिसेल संरचना। इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि ये मिसेल संरचना है। और उसके बाद आपके एग्ज़ाम में ये जो आपको नोट्स नीचे मिलेगा, हो सकता है उसमें कोई एक वर्ड लिखा हो जिसे हम लोग इमल्सन कहते हैं। इमल्सन का मतलब आप जो है आगे पढ़ेंगे कि इमल्सन क्या होता है, लेकिन अभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इमल्सन जो होता है ना वो एक प्रकार का समझ लीजिए कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन क्या है, ये जब कोई द्रव और कोई ठोस या कोई मिलाकर एक विलयन बनाता है तो इसे हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। अभी आपको इतना ही जानना है। उसके बाद इमल्सन ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का जो आपका साबुन जब आप रगड़ते हैं तो फेना निकलता है ऊपर, बस वो फेने के जो फेना निकलने लगता है ना उसी के कारण ये क्या हो जाता है, कपड़ा साफ़ हो जाता है। क्योंकि इस तेल की जो बूंद है या धूल मिट्टी आदि के जो कण हैं वो हमारे कपड़े में है, वो जब साबुन को रगड़ते हैं तो ये वाला हिस्सा इसको अपनी तरफ खींचता है, और जब पानी से इसको साफ़ कर देते हैं तो ये सब बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद है मिसल आपको समझ में आ गया होगा। नीचे नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका डायग्राम और सब कुछ आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि साबुन के जो प्रकार हैं, ये मृदु साबुन क्या है और कठोर साबुन क्या है, इसके बारे में बात करें। ये जो मृदु साबुन होता है और जो कठोर साबुन होता है,
इसके बारे में भी हम आपको नोट्स नीचे दे देंगे, लेकिन क्लियर बात पहले आप इसकी अच्छे से समझ लें। जो आपका ये मृदु साबुन होता है और जो कठोर साबुन होता है, जो मृदु साबुन होता है अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे NaOH और KOH से कराई जाती है। जो मृदु साबुन होता है उसमें हम लोग KOH का इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, और इसमें हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अधिक क्षारीय होता है। ये मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये पोटेशियम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें तो अभी बाकी ही बताना, क्योंकि वही तो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जो मृदु साबुन आपका होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नहाने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब नहाने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, नहाने के लिए उपयोग होता है। और उसके बाद जो कठोर साबुन होता है ना, वो कपड़े धोने के लिए उपयोग होता है। किसके लिए, कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं, कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा पॉइंट कि ये जो मृदु साबुन होते हैं ये क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, है ना, सुगंधित होते हैं। और उनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सुगंध हो या ना हो, तो हम लोग लिखें कि ये जो है सुगंधित नहीं होते हैं, सुगंधित नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है ना आपको कुछ पूरक मिलाने होते हैं। जैसे कि पूरक मतलब पूरक पदार्थ मिलाने होते हैं। अब ये पूरक पदार्थ क्या है, क्या होता है, पूरक पदार्थ मिलाने होते हैं। और उसके बाद इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरक पदार्थ को मिलाएं, ठीक है। तो ये पूरक पदार्थ क्या हैं, जैसे कि मान लो आप जो है वनस्पति तेल का उपयोग करें, जैसे कि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, इस प्रकार के तेलों को आप यूज़ करें ताकि साबुन ना अच्छा सुगंधित जो है बन सके। उसके बाद जैसे आप और चीज़ें मिलाएं, जैसे कि आप जो है सोडा मिला दें। तो सोडा क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि चिकना बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोडा, आपने पढ़ा है कि कास्टिक सोडा मिलाने से वो चिकना बन जाता है। उसके बाद अगर साबुन को बहुत ज़्यादा भारी बनाना है तो एक हम लोग यौगिक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सोडियम सिलिकेट। ये जो सोडियम सिलिकेट होता है ये यूज किया जाता है साबुन को कठोर बनाने में, मतलब उसको भारी बनाने में। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग इस साबुन में क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, ये सब देखिए मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो साबुन हमारा है ना वो कीटाणुनाशक बन जाए। कीटाणुनाशक बनाने के लिए हम लोग उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम और बात करें तो जैसे कि मान लो इसको रंगीन बनाना है, आपने देखा होगा पियर्स, है ना, पियर्स में क्या होता है कि वो पारदर्शी साबुन होता है। तो ऐसा जो पियर्स साबुन होता है ना उसमें हम लोग अल्कोहल की मात्रा को डालते हैं ताकि वो पारदर्शी हो जाए। इन सब बातों को आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, जितना आपको नोट्स मिल जाए, जितना मैं यहाँ पर पढ़ा दूँ, यही सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ये मृदु साबुन और कठोर साबुन, इसका अंतर आपने जान लिया है ना। इसके बाद एक अच्छे साबुन के गुण क्या होते हैं, तो देखिए जो साबुन होता है उसमें पानी की मात्रा होती है। तो अगर साबुन में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो साबुन अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब जो अच्छे साबुन के गुण होते हैं उनमें सबसे पहला गुण है कि आपका जो साबुन है उसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जल की मात्रा क्या नहीं होनी चाहिए, जल की मात्रा 10% से अधिक ना हो। अगर साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक हो गई तो साबुन अच्छा नहीं माना जाएगा, अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि साबुन में जल की मात्रा कैसे, तो आपने ये तो देखा है ना कि नहीं होनी चाहिए। अब आपने ये देखा है कि साबुन जो आप छूते हैं तो उसको अगर आप दबा दे तो थोड़ा बहुत दबने लगता है, क्योंकि अगर साबुन बहुत ज़्यादा दब रहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट साबुन भी तो नहीं चाहिए, कपड़े धुलने के लिए अच्छा साबुन हमें चाहिए। उसके बाद फिर अगर दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो साबुन जो होता है उसमें अधिक क्षार नहीं होना चाहिए। अगर साबुन में अधिक क्षार हो गया तो वो हमारी त्वचा को क्या करेगा, नष्ट करेगा। अधिक क्षार नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे अधिक क्षार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अधिक क्षार क्या होता है, अधिक क्षार हमारी त्वचा को नष्ट करेगा, हमारी त्वचा
के लिए क्या है, हानिकारक भी है। ऐसा हम लिख सकते हैं कि त्वचा के लिए क्या है, हानिकारक है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम लोग और बात करें कि साबुन जो है वो चिकना होना चाहिए। अगर साबुन चिकना है तो बहुत अच्छी बात है, चिकना व मुलायम होना चाहिए, तभी अच्छा साबुन कहलाएगा। उसके बाद और बात करें अगर हम लोग, तो साबुन ना कीटाणुनाशक होना चाहिए, मतलब उसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिला होना चाहिए, कीटाणुनाशक पदार्थ मिला होना चाहिए। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि साबुन के कौन कौन से गुण हैं। कीटाणुनाशक पदार्थ मिला होना चाहिए, उसके बाद उसमें चिकना और वो मुलायम होना चाहिए, हमारी त्वचा के लिए हानिकारक है। उसके बाद हमारी त्वचा के लिए क्या हानिकारक है, अगर उसमें अधिक क्षार मिला है तो। उसके बाद जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्या हो गए हैं, हमारे पॉइंट हो गए हैं हमारे अच्छे साबुन के गुण के। अब उसके बाद कुछ साबुन की कमियां हैं। उन साबुन की कमियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो साबुन की सबसे जो बड़ी कमी है वो ये है कि साबुन को कठोर जल में उपयोग नहीं करते हैं। क्यों उसको उस कठोर जल में उपयोग नहीं करते हैं, उसका रीज़न बताते हैं। तो आपने पढ़ा है कि साबुन का फॉर्मूला C17H35COONA होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। उसके बाद जो हमारा कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, क्योंकि अगर कठोर जल है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जरूर होंगे। आपने देखा होगा कि अगर पानी को बहुत अधिक समय तक किसी बर्तन में भर के रख दो तो उसके पानी के अंदर एक लेयर जम जाती है। मेरे यहाँ वाटर कूलर है, उसमें तो अक्सर हो जाता है। तो इसका मतलब जो पानी आप पी रहे हैं वो कहीं ना कहीं कठोर पानी है, और जब कठोर पानी होता है तो कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। इस बात को आप क्लियर रखिएगा। तो जो अगर ये साबुन है और साबुन और उसके बाद आपको पता है कि जो ये कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन होंगे, किस में होंगे, ये होंगे दोनों के दोनों एक कठोर जल में। और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दोनों कठोर जल में होंगे तो ये जो है साबुन से क्रिया करेंगे और इस सोडियम को यहाँ से हटा देंगे और C17H35COO और उसके बाद Ca और यहाँ 2 आ जाएगा। मतलब ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ +1 होता है और -1 होगा और उसके बाद ये -1 + 2 ये फार्मूला बनेगा। ये जो होता है ये सफ़ेद और धुंधला एक हम लोगों का यौगिक बन जाता है। इसलिए साबुन जो है कठोर नहीं होना चाहिए, जल जो है वो कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठोर जल में साबुन अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। यही रीज़न है कि साबुन की जगह पर हम लोग अपमार्जक का उपयोग करते हैं। अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट होता है। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साबुन को जो है हम लोग, साबुन सफ़ेद और धुंधला हो जाता है, उसका जो यौगिक बन जाता है, ये हमारा कैल्शियम आयन इसमें जुड़ने लगता है। उसके बाद जो साबुन होता है वो जली विलयन में भी प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो अगर हम लोग साबुन को किसी जली विलयन में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार का सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा साबुन है इसकी तुलना में हम लोग अपमार्जक का उपयोग अधिक क्यों करते हैं, इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये जो अपमार्जक होते हैं ना, ये अमोनियम सल्फेट और ये आपके मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, जैसे यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम लवण है, वैसे ही मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम सल्फेट लवण होते हैं। कौन होते हैं? अपमार्जक। तो इनका ये बस आपके एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि ये अपमार्जक को क्यों अधिक अच्छा, मतलब साबुन की तुलना में अपमार्जक क्यों अधिक अच्छा होता है। तो एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा कि आपका जो अपमार्जक होता है वो साबुन की तुलना में अच्छा होता है, क्योंकि वो अमोनियम सल्फेट लवण से मिलकर बनता है। तो ये हमारा बनता है कृत्रिम जो होते हैं, मतलब ये साबुन तो वसा से बनता है लेकिन ये कृत्रिम पदार्थों से बनता है। तो अगर अपमार्जक को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो तेल और वसा हमारे खाने के लिए बची रहेगी, क्योंकि तेल और वसा के बिना हम लोग जी नहीं सकते ना, मतलब खाना पीना फिर कैसे बनेगा, आप खुद ही समझिए। इसलिए वो खाने की जो खपत होती है उसको भी ये बचत करने में मदद करता है। कौन? अपमार्जक। तो ये एक पॉइंट है कि साबुन की तुलना में हम लोग अधिक अपमार्जक का उपयोग क्यों करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है, और जबकि कठोर जल के साथ हम लोग साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ यही पॉइंट थे, बस इन्हीं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। बस कुछ यही रीजंस है कि जिसकी वजह से साबुन जो है उसकी तुलना में
अपमार्जक का उपयोग अधिक होता है। तो उम्मीद है इतना आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।